में रहने वाले अंतरिक्ष सशस्त्रीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। हाल ही में भारतीय वायुसेना प्रमुख ने अंतरिक्ष सशस्त्रीकरण यानी स्पेस सेक्टर को हथियारों से लैस करना की स्पर्धा में उभर रहे नए खतरों को लेकर सचेत किया है। उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र को अब तक अन्य क्षेत्रों की तुलना में सुरक्षित माना जाता रहा है। अंतरिक्ष सशस्त्रीकरण क्या है? इसका आशय बाह्य अंतरिक्ष या खगोलीय पिंडों में शस्त्रों या हथियारों की तैनाती से है। इसके लिए ऐसे शस्त्रों का निर्माण किया जाता है जो सीधे अंतरिक्ष में लक्ष्य पर आक्रमण या उसे नष्ट करने में सक्षम होते हैं। ऐसे शस्त्र बाहरी अंतरिक्ष में पहुंचने या पृथ्वी से हमला करने में सक्षम होते हैं। इसके उदाहरणों में शामिल विरोधी देश के उपग्रहों पर आक्रमण करने के उद्देश्य से कक्षीय और उपकक्षीय उपग्रहों को स्थापित करना, अंतरिक्ष परिसंपत्तियों पर आक्रमण करने के लिए भूमि आधारित मिसाइल का प्रयोग करना, विरोधी देश के उपग्रहों पर द्वारा भेजे गए सिग्नल को जाम करना, पृथ्वी पर स्थित लक्ष्यों पर उपग्रह पर आक्रमण करना इत्यादि। अंतरिक्ष का सशस्त्रीकरण उसके सैन्यकरण से भिन्न है। इसमें सिर्फ और ISR के लिए अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्तियों का प्रयोग किया जाता है। अंतरिक्ष का सैन्यकरण पारंपरिक रणभूमि में सेनाओं का सहयोग करता है, जबकि अंतरिक्ष, जिसे बाह्य अंतरिक्ष के रूप में भी जाना जाता है, का सशस्त्रीकरण अपने आप में एक रणभूमि के रूप में उभरा है। इसे कभी कभी युद्ध का फोर्थ फ्रंट यानी चौथा फ्रंट भी कह दिया जाता है। बाह्य अंतरिक्ष के सैन्यकरण और सशस्त्रीकरण की विकास परियोजनाओं में वृद्धि हो रही है। इसका कारण यह है कि बाह्य अंतरिक्ष में एक देश दूसरे देश पर सैन्य प्रभुत्व स्थापित करने की इच्छा रख रहा है। अंतरिक्ष शक्ति की स्पर्धा में भारत की क्या प्रगति है, इस पर चर्चा करते हैं। भारत की संस्थागत प्रगति में के रूप में अगर हम चर्चा करें तो पहले कदम के रूप में वर्ष 1962 में परमाणु ऊर्जा विभाग ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, जिसे इनकोस्पार का गठन किया गया था। यह समिति डॉक्टर साराभाई डॉक्टर रामनाथन के नेतृत्व में गठित की गई थी। बाद में 15 अगस्त 1969 में भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन, जिसे इसरो के नाम से जाना जाता है, का गठन किया गया था। इसरो ने इनकोस्पार का अधिग्रहण कर लिया था। भारत ने वर्ष 2019 में एक रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी, जिसे डिफेंस स्पेस एजेंसी के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना की गई थी। यह पूर्ण रूप से विकसित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कमान की अग्रदूत बन सकती है। भारत एक अंतरिक्ष रक्षा अनुसंधान समिति DSRO की भी स्थापना कर रहा है। यह DSA द्वारा यानी डिफेंस स्पेस एजेंसी द्वारा विकसित रणनीति और नीति के अनुसार आवश्यक मिश्रित क्षमता पर अनुसंधान और विकास का कार्य करेगी। अंतरिक्ष शक्ति की स्पर्धा में भारत एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट, जिसे मिशन शक्ति के रूप में भी हमें जानकारी है। भारत अब संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद अपना ASAT मिसाइल परीक्षण करने के वाला विश्व का चौथा देश बन गया है। इस परीक्षण के लिए लोअर अर्थ ऑर्बिट में पृथ्वी की सतह के करीब 300 किलोमीटर ऊपर भारतीय उपग्रह को नष्ट करने के लिए बाह्य अंतरिक्ष में बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया गया था। अंतरिक्ष शस्त्रों के विकास के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के कार्यक्रमों की चर्चा करें अगर, तो इसमें बहुत सारी परियोजनाएं शामिल हैं जो अंतरिक्ष शस्त्रीकरण के लिए अमेरिका द्वारा घोषित की गई हैं। पहला है स्पेस बेस्ड लेजर्स SBL। ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में संचालित होते हैं और विरोधी देश की बैलिस्टिक मिसाइल को उनके शुरुआती चरण के दौरान ही नष्ट कर देते हैं। स्पेस बेस्ड मिसाइल इंटरसेप्टर्स। और अगला है ASAT एंटी सैटेलाइट्स। इसमें उच्च शक्ति वाले लेजर्स, लघु उपग्रह, गतिक ऊर्जा, उपग्रह रोधी की ASAT शस्त्र, नियर फील्ड IR एक्सपेरिमेंट, जिसे NFIRE आदि शामिल हैं। अंतरिक्ष का सशस्त्रीकरण क्यों हो रहा है? बाह्य अंतरिक्ष में सैन्य प्रभुत्व स्थापित करने की इच्छा कुछ बुनियादी आकांक्षाओं की वजह से उपजी है। जैसे पहला है नाभिकीय विस्फोटक से संपन्न होने वाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने में मौजूदा प्रक्षेपास्त्र रक्षा प्रणाली में विश्वास की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है। दूसरा है अन्य उपग्रह रोधी शस्त्रों के खिलाफ अंतरिक्ष में अपने उपग्रहों को संरक्षित करना। और तीसरा है अंतरिक्ष में शस्त्रों की तैनाती से भूमि, समुद्र और वायु में युद्ध करने के दौरान देश का प्रभुत्व स्थापित होगा। अंतरिक्ष शस्त्रीकरण का नियतार्थ यानी उसके प्रभाव क्या हैं? पहला है युद्ध का भय। बाह्य अंतरिक्ष का शस्त्रीकरण करने के परिणामस्वरूप चल रही शस्त्रों की स्पर्धा ने देशों के मध्य अनिश्चितता, संदेह, गलत अनुमान, प्रतियोगिता और आक्रामक तैनाती का परिवेश बना दिया है।
इसके कारण देशों के बीच युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगला है वाणिज्यिक और वैज्ञानिक हितों के खिलाफ। यह वाणिज्यिक उपग्रहों की समस्त श्रेणी के साथ साथ वैज्ञानिक खोज में लगे उपग्रहों को भी जोखिम में डाल सकता है। एक मुख्य समस्या यह है कि जो देश सैन्य उपग्रह तैनात करता है वह अपनी कक्षीय स्लॉट और रेडियो आवृत्ति को प्रकट करने से इनकार कर देता है। उसे इस बात का भय रहता है कि ऐसी सूचनाओं का उसके खिलाफ उपयोग किया जा सकता है। ज्ञातव्य है कि अंतरिक्ष में शांतिपूर्ण वैज्ञानिक और वाणिज्यिक कार्यक्रम रेडियो आवृत्तियों एवं कक्षीय स्लॉट विशेष रूप से भूतुल्यकालिक कक्ष में पर आधारित होते हैं। अंतरिक्ष में मलबा, रेडियो आवृत्ति और कक्षीय स्लॉट की समस्याएं ऐसे अन्य खतरनाक मुद्दे हैं जिनके कारण अंतरिक्ष शस्त्रीकरण की वास्तविक बहाली से ये समस्याएं अधिक जटिल हो सकती हैं। लोअर अर्थ ऑर्बिट में लगभग 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की बहुत तेज़ गति से 1/10 मिलीमीटर व्यास वाले कण उपग्रहों और अंतरिक्ष यान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगला है कक्षा पर एकाधिकार। कई देश विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देश कक्षीय स्लॉट को कई वर्षों तक आरक्षित रख सकते हैं तथा उसका प्रयोग भी नहीं करते हैं। इससे कक्षीय स्लॉट्स की घटती संख्या में इनका एकाधिकार स्थापित हो जाता है। ऐसी कार्रवाइयों के कारण अंतर्राष्ट्रीय तनाव उत्पन्न होते हैं। अंतरिक्ष के शस्त्रीकरण को रोकने के लिए कुछ वैश्विक ढांचे निर्मित किए गए हैं। पहला है आउटर स्पेस ट्रीटी। इस ट्रीटी को 1967 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह इस तथ्य पर बल देती है कि बाह्य अंतरिक्ष का अन्वेषण समस्त मानव जाति और राष्ट्रों के लिए लाभदायक रूप में होना चाहिए। साथ ही इसका प्रयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही किया जाना चाहिए। इसमें उल्लेख है कि कोई एक देश बाह्य अंतरिक्ष में राष्ट्रीय संप्रभुता का दावा नहीं करेगा। यह पुनः शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए अंतरिक्ष का प्रयोग करने पर बल देता है। इसके साथ ही यह शस्त्र की स्पर्धा से बचने के महत्व और इस साझा उद्देश्य के लिए सभी देशों द्वारा योगदान करने की तत्परता पर भी ध्यान देता है। यह बाह्य अंतरिक्ष, जिसमें चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंड शामिल हैं, के प्रयोग एवं अन्वेषण में देशों की गतिविधियों को शासित करने वाले सिद्धांतों पर आधारित संधि के प्रावधानों के अनुरूप है। आगे की राह की चर्चा करें तो इसके लिए कानूनी ढांचे की आवश्यकता है। इस संदर्भ में बाह्य अंतरिक्ष के शस्त्रीकरण की स्पर्धाओं को नियंत्रित करने के लिए मौजूदा अंतरिक्ष कानूनों को पुनः संकल्पित करने और उनका पुनरीक्षण करने की आवश्यकता है ताकि एक नए कानूनी ढांचे का विकास हो सके। अंतरिक्ष की स्थिति के बारे में जागरूकता। पहले से ही अंतरिक्ष में मौजूद अंतरिक्षीय ऑब्जेक्ट्स के साथ साथ उनके उद्देश्यों के बारे में परिस्थितिजन्य जागरूकता बढ़ाने के लिए देशों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को मान्य सूचनाएं प्रदान करनी चाहिए। ये संस्थाएं इस डेटा को व्यवस्थित कर अंतरिक्ष की स्थिति के बारे में सभी को खुला स्रोत ओपन सोर्स जानकारी प्रदान कर सकती हैं। प्रौद्योगिकी तक सार्वभौमिक पहुँच। बाह्य अंतरिक्ष में बिना किसी भेदभाव के सभी देशों की वैध पहुँच और प्रशिक्षण की सुविधा होनी चाहिए। साथ ही देशों के बीच प्रौद्योगिकी स्थानांतरण और सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए यहीं तक। आपको हमारा आज का आर्टिकल, आज का वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन, अदरवाइज डिसलाइक का बटन दबाकर आप अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। आज के लिए यहीं तक। धन्यवाद। जय हिंद।